हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वह है इकाई 6 से और भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था से है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एमसीक्यू ना लाकर हमने जो टॉपिक है प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय राजनीति की व्यवस्था, विधायिकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस सब से संबंधित आपके लिए थोड़ी सी जानकारी लेकर आए हैं। हालांकि आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ चुके होंगे, आपके पास भी बुक्स होंगी और आप जो है टॉपिक पढ़ने के बाद एमसीक्यू भी सभी से आप यूट्यूब चैनल से आप कर ही रहे होंगे। अलग अलग जो आपकी वीडियो आप देख रहे होंगे वहाँ से आप एमसीक्यू अपने सॉल्व कर रहे होंगे कि आपने कितना सीखा है। परंतु दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप टॉपिक पढ़ चुके होते हैं लेकिन वो आपके दिमाग में नहीं बैठते हैं, तो कुछ आप सुनने से भी सीखते हैं। तो मैंने सोचा आपके लिए टॉपिक थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। हो सकता है अभी तक जो आपकी समझ में ना आया हो, नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल अधिकार है, प्रस्तावना क्या है भारतीय संविधान में, और विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका के क्या कार्य होते हैं, तो ये सब टॉपिक हो सकता है आपने पढ़ भी लिए हों और आपकी समझ में भी आ गए हों, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हैं क्लियर नहीं हो पाई हो, तो वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। और दोस्तों, एमसीक्यू भी करने चाहिए। हमने खुद आपके लिए एमसीक्यू की भारतीय संविधान से संबंधित जो है वीडियो बनाई हुई हैं। आपको जो प्लेलिस्ट में इसमें मैंने बनाया हुआ है भारतीय संविधान से संबंधित, तो आप वहाँ जाकर उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए। और ये टॉपिक जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो ये टॉपिक जो है हो सकता है कहीं आपने ये बुक्स में ये चीज़ें अभी तक ना पढ़ी हों। तो अगर चैनल पे ये आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे ये भारतीय संविधान से संबंधित टॉपिक जो है सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके और वो भी इससे बेनिफिट्स उठा सकें। दोस्तों, आपको मैंने अभी बताया था कि जो अभी हमारे चैनल से आज ही जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे, तभी आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मैंने आपको बताया है कि हमारे चैनल पर हिंदी के साथ साथ आपके जितने भी सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं, जितने भी टॉपिक होते हैं, वो सब ही क्लियर किए जाते हैं। पर्यावरण से संबंधित, सामान्य भूगोल, सामान्य इतिहास, अर्थव्यवस्था, संविधान, ये सभी टॉपिक भी क्लियर करे जाते हैं। लेकिन आपके लिए हम सिर्फ एमसीक्यू नहीं लेकर आते, हम आपके लिए टॉपिक्स भी क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक आपका संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। हम पहले संविधान के जो हैं स्रोत होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। संविधान के रचनाकारों ने विश्व के विभिन्न संप्रदायों के उपयोगी प्रावधानों भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर उसे संविधान में स्थान दिया। समझ रहे हैं आप ही क्या कहा जा रहा है कि जिन्होंने संविधान रचा था उन्होंने विश्व के विभिन्न संविधानों से उठाकर जितनी हमारी भारत की परिस्थितियाँ थी उसके अनुसार उस संविधान को ढालकर हमारे संविधान को बनाया या उसमें स्थान दिया। फिर उसमें कह रहा है कि संविधान के 75% उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 में लिए गए। ये क्वेश्चन आपका मैं साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँगी कि एमसीक्यू आपके कहाँ से बन रहे हैं। तो ये वाला प्रश्न आपके एमसीक्यू में बनता है। फिर कह रहा है कि विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान इस प्रकार है। अब देखिए, ये जो प्रावधान दिए गए हैं, ये सारे प्रावधान जो लिए गए हैं, इनमें से एमसीक्यू आपके बनते हैं। अगर आप एक जगह इन सबको पढ़ लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपके जो हैं ये सारे प्रश्न के उत्तर चले जाएंगे। तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें। ब्रिटेन का क्या है, अमेरिका से क्या है, कनाडा से क्या है, आयरलैंड के क्या है। अब देखिए, आयरलैंड के जो हैं हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। जर्मनी के 1935 एक्ट में आपात उपबंध लिया गया है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद करना और इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ दोस्तों कि आपको किस तरह से भारतीय संविधान के पहले टॉपिक तैयार करना है। उसके बाद आप किसी भी चैनल पर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे ही चैनल की वीडियो पर एमसीक्यू करिए, आप कहीं भी करिए, लेकिन अगर आप यहाँ पर टॉपिक समझकर मेरे चैनल से करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे प्रश्न कराए हैं। इसकी 3 वीडियो मैंने डाली हैं और सारे ही अच्छे प्रश्न हैं। मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर कुछ आपका आ पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी आप इनको पढ़ लेना कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। अब जैसे समाजवादी राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना है। अब आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ से विशेषताओं में किस तरह से प्रश्न बनते हैं। अब जैसे आपका ये समाजवादी राज्य है, तो ये शब्द कब कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है।
मौलिक अधिकार, मूल्य और कर्तव्य जो है कौन से अनुच्छेद में, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारी विशेषताएं हैं। ये प्रश्न यहाँ से एमसीक्यू तो नहीं बनेगा, लेकिन आप इसको पढ़ लेना ज़रूर। ठीक है, अब आते हैं मूल कर्तव्य पे। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, ये सब चीज़ें हम जानेंगे, है ना। ऊपर का ये वाला जो टॉपिक है इसको तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। ये जो आपका ऊपर वाला टॉपिक है, स्रोत कहाँ से ले गए संविधान बनाने के लिए। अब आते हैं मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्य देख लीजिए, 42वें संविधान के जो संशोधन हुआ उसके द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के पश्चात भाग 4 के का में ये जोड़ा गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये विशेषता है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनते हैं किसी किसी विशेषता के। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये लाइन इसमें यहाँ से एमसीक्यू अब क्या बना आपका कि 42वें संशोधन में क्या जोड़ा गया, मूल कर्तव्य, और ये कौन से भाग में है, चौथे में, और कितने हमारे अधिकार हैं, सॉरी मूल कर्तव्य हैं वो कितने हैं हमारे, 10 हैं। ये आपके 2 एमसीक्यू यहाँ से तैयार हो गए। अब देखिए 2002 में 86वें संशोधन के बाद मूल कर्तव्य की संख्या 11 हो गई। अब ये वाला एमसीक्यू बन गया आपका यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर एमसीक्यू भी आपके देखो मैं साथ साथ समझाती चल रही हूँ कि किस तरह से जो आप वीडियो देखते हो एमसीक्यू की, तो किस तरह से वो तैयार होते हैं एमसीक्यू। इस तरह से यहाँ से हम तैयार करते हैं आपके लिए वीडियो। अब देखिए टॉपिक अगर क्लियर है तो एमसीक्यू आप एकदम से करेंगे, जहाँ कैसा भी प्रश्न आपके सामने आए आप उसको क्लियर करेंगे, चाहे वो एग्जाम में आपके आए चाहे वो वीडियो में आपके आए। ठीक है, अब आगे देख लीजिए इसमें क्या है कि संविधान का पालन तथा उसके अब ये यहाँ पर पूरे 11 इन्होंने समझा रखे हैं कि कौन से आपके मूल कर्तव्य हैं, जो बाद में 11 हो गए। पहले कितने थे, 10 थे। ये भी आपको याद रखना है कि जब संविधान बना तब 10 थे, लेकिन 2002 में 86वां जब संशोधन हुआ उसके बाद ये 11 हो गए। अब ये 11 कौन कौन से हैं, यहाँ पर ये सारे आपको क्लियर किए गए हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। थोड़ा मैंने यहाँ आपको क्लियर कर दिया था कि मूल कर्तव्य क्या है, किस तरह से जोड़े गए और कितने इनके हैं आपके। ठीक है, अब आगे आते हैं संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार। अब आपके जो पहले तो थे कर्तव्य, अब है आपके अधिकार, है ना। कर्तव्य पहले आप कर्तव्य निभाएंगे, उसके बाद ही तो आपको अधिकार मिलेंगे। अब पहले ही आप अधिकार थोड़ी ना मांग लेंगे किसी भी बात में, तो पहले कर्तव्य निभाने होते हैं फिर आपको अधिकार मिलते हैं। अब हमारे अधिकारों पर हम आ जाते हैं। अधिकार देखिए, समानता का अधिकार आपको प्राप्त है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, संस्कृति शिक्षा संबंधी। पहले आप इनको अच्छे से पढ़ना कि आपको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, अधिकार प्राप्त पता चल गए हैं आपको। अब अधिकार प्राप्त के बाद आप जानेंगे कि जो समानता का समान अधिकार है इसमें आपको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्रता के कौन से अधिकार प्राप्त हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं ये वाले अधिकार पर, संपत्ति का अधिकार। इसको ज़रूर अच्छे से आप नोट डाउन करें, पढ़े भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% में से 99% जरूर आता है, तो इसको आप ज़रूर तैयार करें। चलिए आगे चलते हैं, एक ये भी क्वेश्चंस आपका जरूर बनता है एमसीक्यू में। चलिए आगे चलते हैं हम। अब आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जरूर प्रश्न बनता है, 99 नहीं कहूँगी, 100% कहूँगी, यहाँ से आपका एमसीक्यू जरूर बनता है। तो संविधान की धारा 36 से 51 तक इसका वर्णन है, तो इसको जरूर आप तैयार करें कि कहाँ से कहाँ तक इसका वर्णन है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। अब देखिए यहाँ पर मूल अधिकार और इनमें क्या अंतर है। ठीक है, इसका अंतर आप देख लीजिए कि मूल अधिकार योग्य न्याय योग्य है, लेकिन निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। अब आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका एमसीक्यू जो बनता है इसमें बनता है कि कौन सा कथन असत्य है कौन सा सत्य है। लेकिन आपको जब पता होगा कि किस इन दोनों में अंतर क्या है, तभी तो आप सत्य और असत्य इसका लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। अब आते हैं राष्ट्रपति जी पर। राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन बनते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति भारत की संघीय कार्यपालिका संवैधानिक प्रधान होता है। आपका एमसीक्यू क्या बन सकता है कि राष्ट्रपति किस कार्यपालिका का प्रधान होता है, वे भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, निर्वाचन किस तरह से होता है, यहाँ से निर्वाचन से आपसे क्वेश्चन उठते हैं। तो इसके निर्वाचन में संसद तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कितने प्रतिनिधित्व में इसमें भाग होता है ये आप देखेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में जानिए। निर्वाचन एवं कार्यकाल कितना होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है, यानी कि वो अनुपात में होनी चाहिए, जैसे 1/4 या 2/3, इस तरह से वो अनुपात में
होनी चाहिए। उसका कार्यकाल किसका, उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद पर अस्थायी रूप से भी कार्य कर सकता है। तो यहाँ से आपके MCQ बन जाते हैं। अगला प्रश्न है संसद। अब यहाँ से देखिए कितने अच्छे प्रश्न आपके बनते हैं। संसद के कितने अंग हैं, तो पता चलता है कि कितने हैं, राष्ट्रपति, दोनों सदन, इस तरह से ये 3 अंग बनते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब आते हैं लोकसभा क्या है। राष्ट्रपति आप पढ़ चुके हैं, अब लोकसभा और राज्यसभा जान लीजिए क्या है। क्योंकि आपका देखिए यहाँ ऊपर मैंने क्लियर किया था कि सामान्य ज्ञान में जो आपका ऊपर सिलेबस में था, देखिए यहाँ पर दे रखा है कि लोकसभा और लोक सेवा आयोग, ये सब यहाँ पर आपके मेंशन हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ मैं एक बार। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्य अवस्था में 5 वर्ष का होता है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। कुल सदस्यों की संख्या 545। लोकसभा के राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होती है। तो यहाँ से आपके 3 MCQ बन सकते हैं। कितना समय होता है, कितने सदस्य हो सकते हैं, और कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, अब आते हैं राज्यसभा। उसमें भी इसी तरह से आपके बन जाते हैं। एक मिनट, यहाँ पर राज्यसभा क्या होता है, एक स्थायी सदन होता है। और लोकसभा कैसा सदन होता है, अस्थायी के रूप में भी बोल सकते हैं इसको। ये अस्थायी अभी भंग नहीं होता है, जो कभी भंग नहीं होता है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, कार्यकाल 6 वर्ष का, लोकसभा का 5 का, राज्यसभा का 6 वर्ष का। राज्यसभा की रचना अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा की जाती है, यानी कि इसमें लोग जो है दिखाई देते हैं, आपको जो है निर्वाचन हो जाता है। इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये प्रश्न तो आपका बनता ही बनता है, तो प्रश्न कंपटीशन वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस क्रम में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245, 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब आते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। क्या है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। हमेशा हम यहाँ देखकर इस चीज़ को घबरा जाते हैं कि मंत्रिपरिषद क्या है, तो जान लीजिए। भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका वास्तविक अध्यक्ष होता है। संघीय कार्यपालिका आप जानते होंगे, संघीय कार्यपालिका क्या है। अब मंत्रिपरिषद क्या है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करता है ना। पहले प्रधानमंत्री जी बन गए, उसके बाद उन्होंने किससे सलाह करी, राष्ट्रपति जी से परामर्श किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो उनके मंत्रिमंडल था उसको नियुक्त किया, वह क्या बन गया, उनका मंत्रिपरिषद तैयार हो चुका। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के समस्त मंत्रियों को राष्ट्रपति के द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इस तरह का प्रश्न बन जाता है कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनको जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उनको शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय पर। ये भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता क्यों होती है और इसका महत्व क्या है। संविधान का एक रक्षक है ये, और संविधान व्यवस्था की जो व्यवस्था है उसका भी रक्षक है। मौलिक अधिकारों का रक्षक है। वर्तमान संरचना के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं, लेकिन यह कुछ संख्या बढ़ चुकी है, वो हम आपको बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न, अगला वो देख लीजिए। इसमें टॉपिक आपका सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ तथा कार्य क्या है। अभी तो आपने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जाना क्या है, इसके अब अधिकार क्या है, इसको शक्तियाँ कितनी प्राप्त हैं। इसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, प्रारंभिक एकमय क्षेत्राधिकार, इसमें प्रारंभिक समवर्ती अधिकार, और आपको अपीलीय और संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। बाकी और देख लीजिए, इसमें क ख ग करके ये सारे दिए गए हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। सारे जितने भी अधिकार हैं, देखिए मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं, संविधान के रक्षक हैं, ये वाला जरूर नोट कर लेना। ये इसमें पूछा जा सकता है आपसे, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है, तो आप बता सकते हो कि सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अब देखिए कितना आपसे प्रश्न पूछते हैं यहाँ से। नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न बनता है यहाँ से, नियुक्ति के पश्चात उसे केवल जो है क्या सिद्ध कदाचार या असमर्था के आधार पर ही पदच्युत किया जा सकता है। इस तरह से कुछ नहीं होता कि इसका जो है आपका निर्वाचन हो रहा है ये हो रहा है, लेकिन इसके जो कदाचार मतलब जो व्यवहार है और असमर्थता के आधार पर पदच्युत किया जा सकता है। अगर ये पद के लिए असमर्थ हैं और अगर ये गलत व्यवहार करते हैं, इनका पता चलता है, तो इसको जो है पद से हटाया जा सकता है। और
नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन तथा भत्ता भी प्राप्त होता है। देखिए कितने अच्छे हैं ये, कितना अच्छा इनकी पोस्ट है। भारत का महान्यायवादी क्या है? इस पद पर राष्ट्रपति द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं जिसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता हो। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्य सरकार क्या होती है? राज्य सरकारें सभी को पता है वैसे, लेकिन थोड़ा सा आप जान लीजिए। संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली में राज्य को प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा चलाया जाता है। अब राज्यपाल, अच्छे प्रश्न बनते हैं यहाँ से भी। नियुक्ति कैसे होती है? राज्यपाल की कार्यपालिका संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, कार्यपालिका का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर ही रहता है। योग्यता क्या होनी चाहिए? इसमें वह भारत का नागरिक हो, उसका आयु कम से कम 35 वर्ष हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद यानी किसी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित ना हो। अब आते हैं राज्य विधानमंडल। यहाँ से प्रश्न उठते हैं आपके। विधानमंडल के प्रथम अथवा निम्न सदन को विधानसभा और अद्वितीय तथा उस सदन को विधान परिषद कहते हैं। जैसे राज्यसभा हो गई और जैसे लोकसभा हो गई, ऐसे ही यहाँ पर क्या हो गए आपके विधान परिषद और विधान सभा। ठीक है, राज्य में होते हैं ये और केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा। ये भी डिफरेंस आप करके रखना। विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, यहाँ आपको डिटेल से ये सब कुछ बताया गया है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे नोटबुक में और अच्छे इसको रीड करेंगे। फिर एकदम आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा मैंने आपको समझा दिया था और आइए आप पढ़ लीजिए इसको। क्या है विधानसभा और विधान परिषद मैंने आपको बता दिया, ये राज्य में होते हैं और वो वहाँ पर केंद्र में होता है। अब है मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री सभी को पता ही है क्या होते हैं। राज्य मंत्री परिषद क्या है भाई? सबसे पहले तो मुख्यमंत्री आएंगे राज्य में, फिर उसके बाद जो उनके मंत्री हैं वह राज्य के मंत्री परिषद होगा। ठीक है, इसकी गठना बताई गई है। संघ का जो है स्थापित की गई इस व्यवस्था में मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका और वास्तविक अध्यक्ष होता है। जैसे प्रधानमंत्री की स्थिति होती है केंद्र में, वही स्थिति एक मुख्यमंत्री की राज्य में होती है। कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, राज्य मंत्री परिषद क्या है? राज्य रचना में गठन कैसे होता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश, वहाँ पर जो है हमने अभी आपको बताया था कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर उनकी जो मंत्री होते हैं उनकी कौन करते हैं? प्रधानमंत्री खुद से करते हैं, लेकिन शपथ कौन दिलाते हैं वहाँ पर? राष्ट्रपति जी। लेकिन यहाँ पर कौन करता है? राज्यपाल राज्य में। ठीक है, अब आते हैं उच्च न्यायालय पर। उच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय आप पढ़ चुके हैं। उच्च न्यायालय क्या है? भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था के ढांचे को लागू किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के अधीन राज्यों के उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधीन जनपद जिला स्तर के न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो आपको, मुझे लगता है कि जो टॉपिक मैंने आपको ये समझाया है, आपने कितना भी पढ़ा हो आपकी समझ में ये अच्छे से आया होगा। और हो सकता है वहाँ आपकी समझ में ना आ रहा हो जब आप पढ़े जा रहे हो, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। हम पढ़ते रहते थे लेकिन हमारे समझ में नहीं आता था, लगता था कोई हमें इसको समझा दे तो शायद हमारे अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो आपका ये जो मैंने अच्छे से समझा दिया है, भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बनेंगे इन्हीं टॉपिक में से बनेंगे। वीडियो पसंद आई है तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर, जिससे यह जो लेक्चर मैंने आपको दिया है भारतीय संविधान से संबंधित ये सभी तक जा सके और सबको भी इसका लाभ आपके द्वारा और हमारे द्वारा पहुंच सके।